2.1 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर। 30% से ज़्यादा लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनको किसी ना किसी प्रकार की सांस की बीमारी होगी आने वाले समय में। मुझे लगता है कि जो पोल्यूशन है और जो रेडिएशन हम लोग जो भी ले रहे हैं अंदर, ये हम लोगों का डीएनए लेवल तक हमें हार्म करेगा। हमें ही नहीं, हमारे बच्चों को और आने वाली काफ़ी जनरेशंस तक को हार्म करेगा। बिल्कुल, ये रिसर्च बताती है कि अगर आप 300 से ऊपर के AQI के किसी शहर में लगातार रहते हैं, दिल्ली उसमें से एक है, तो आपकी जिंदगी के औसतन 11 साल कम हो जाता है। मतलब अगर आप और मैं 70 साल जीते तो 60 साल जिएंगे। मुझे एक बात बताइए, जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज भी, मैं मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे भी आर्टिफिशियल रेन आई थिंक उन लोगों ने कराई थी। ये जो टसल चल रहा है आप और बीजेपी का, ये कितना बड़ा फैक्टर है कि हम लोग कुछ हार्ड स्टेप ले नहीं पा रहे। ये बात बिल्कुल सच है कि उसकी वजह से जो प्लान बनाए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। दिल्ली सरकार कभी नहीं चाहेगी किसी चीज का क्रेडिट सेंटर को मिल जाए। डबल बर्निंग पे ब्लेम गेम इसलिए किया जाता है सबसे ज्यादा क्योंकि वो सबसे आसान है। पॉलिटिकल ब्रास को सूट करता है कि दूसरी स्टेट पे ठीकरा फोड़ो, दूसरी स्टेट आप पे फोड़ेगी, 2-4 महीने इसमें निकाल दो और फिर लोग पोल्यूशन से बाहर आ जाएंगे, फिर भूल जाए। सर, आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ना मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ। ये नंबर्स आप प्लीज़ याद रखना और इस पॉडकास्ट को पूरा देखना। तो ये नंबर्स हैं, 2.1 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर, ठीक है, और 464 चिल्ड्रन, बच्चे हर रोज़ मर रहे हैं भारत के अंदर। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नियरली 2.5 मिलियन चिल्ड्रन आर एस्टिमेटेड टू सफ़र फ्रॉम लंग डिजीज, ठीक है। एक चीज़ और है, 30% से ज़्यादा लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनको किसी ना किसी प्रकार की सांस की बीमारी होगी आने वाले समय में। 30% बहुत बड़ा नंबर है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप हर साल अपनी लाइफ के 10 साल खो रहे हो ड्यू टू पॉल्यूशन। ये मैं किसी वॉर जोन के नंबर्स नहीं बता रहा, इतने लोग वॉर जोन में भी नहीं मरते हैं। ये मैं अपने देश की हालत बता रहा हूँ, मैं अपने देश के कैपिटल की हालत बता रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच में जहरीली गैसेस अपने लंग्स में ले जाने के लिए मजबूर किए जाते हैं। लास्ट टाइम जब निर्दोष सिटीजन्स को ऐसी जहरीली गैसेस दी जाती थी, वो जर्मनी में दी जाती थी नाजी रूल के अंडर। ये बुरा हाल है हमारे देश का, हमारे देश की कैपिटल का। तो जो आज का पॉडकास्ट है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, इसी मुद्दे के ऊपर है। और जिनके साथ आज हम बात करने वाले हैं वो है पूजा मक्कड़ जी, जो जर्नलिस्ट है और उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी है ऑन हेल्थ हैजर्ड्स। जी के साथ काम कर चुकी हैं वो। तो आज उनसे जानेंगे हम लोग कि भाई हम कहाँ हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट्स इसको लेके सीरियस भी है। तो पूजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द तरुण शर्मा शो। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। नंबर सुन के थोड़ी सी डरी हुई हूँ। जो आप बता रहे हैं वही हम रोजाना अपनी स्टोरीज में लोगों को बताते हैं। ये मतलब ये नंबर्स अगर मैं किसी और कंट्री में जाके अगर किसी को बोल दूँ तो आई थिंक वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी जाएगी तुरंत के तुरंत। बिल्कुल लागू कर दी जाएगी। आज लंदन का AQI 33 है। वो जब 50 पहुंच जाता है तो वहाँ गाइडलाइंस इशू हो जाती हैं कि आपको इतने से इतने समय बाहर नहीं निकलना है, आपको मास्क लगाना है। 50 दिल्ली का AQI तब रहता है जब बारिश हो रही होती है और बेहतरीन मौसम होता है। मुझे लगता है हम लोग ना ये अक्टूबर से जनवरी के बीच को लेके इतने ज़्यादा हम उसी बारे में सोचते रहते हैं, हम ये नोटिस ही नहीं करते कि दिल्ली का पोल्यूशन पूरे साल जो AQI लेवल है वो अराउंड 150 के ऊपर ही रहता है, जो कि अपने आप में बहुत बुरा है। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली में जो सांस लेने लायक डेज होते हैं उसको जब काउंट किया जाता है तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट हर साल डेटा जारी करती है। एक NGO है CSE करके। तो वो सिर्फ मॉनसून वाला मौसम होता है जब अच्छी बारिश हो जाए दिल्ली में। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के नीचे होता है, जिसे भारत के मानकों के हिसाब से हम सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में रखते हैं। उसके अलावा ऑन एन एवरेज 100-150 ये तो हमारा AQI रहता है। ये वो AQI है जहाँ यूरोपियन शहरों में हेल्थ इमरजेंसी लग जाती है। और जिस AQI में अभी हम बात कर रहे हैं, इस AQI को तो जो आपने कहा ना कि मरने के लिए किसी को उस गैस चेम्बर में छोड़ दो, वो वाला AQI इस टाइम है 400 के ऊपर। तो फिर मुझे बताइए ना कि ये है किस वजह से। ये
ये अगर हम लोग हर साल ही बोलते हैं यार स्टबल बर्निंग हो रहा है, ठीक है, या दिवाली के ऊपर बम फोड़ दिया जाता है, पर दिवाली तो हज़ारों साल से बनी, स्टबल बर्निंग भी कोई आज की नया फिनोमेना नहीं है, वो भी फार्मर्स हमेशा से करते आ रहे हैं। पर लेकिन ये जो पॉल्यूशन लेवल्स हैं ये हम लास्ट 10 साल से देख रहे हैं कि मतलब दिखाई भी नहीं देता। अभी हम लोग अंदर स्टूडियो के बैठे हैं, स्टिल मेरे गले में जलन है, मेरी आंखों में हल्का हल्का पानी है। ये किस वजह से हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? तो स्टबल बर्निंग पे ब्लेम गेम इसलिए किया जाता है सबसे ज़्यादा क्योंकि वो सबसे आसान है, पॉलिटिकल ब्रास को सूट करता है कि दूसरी स्टेट पे ठीकरा फोड़ो, दूसरी स्टेट आप पे फोड़ेगी, 2-4 महीने इसमें निकाल दो और फिर लो पोल्यूशन से बाहर आ जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। हैविंग सेड दैट, ये बात सच है कि स्टबल बर्निंग से प्रॉब्लम बढ़ती है। अक्टूबर से जनवरी की आपने बात की, उस दौरान इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो वेदर पैटर्न है वो ऐसा हो जाता है कि हवा ठंडी हो जाती है, हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिड ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट, उसमें साथ में जब धुआं आता है और स्मोक आती है तो वो कंडेंस होके ट्रैप हो जाती है। 10 साल में प्रॉब्लम क्यों बढ़ी है? वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि 10 साल में रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है दिल्ली के आसपास सबर्ब्स में। गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नोएडा है, आप देखेंगे वो हब ऑफ हाई राइज है इस टाइम। बिल्कुल। बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, 25 माले की बिल्डिंग है, 30 फ्लोर की बिल्डिंग है। वो सब ने मिलके ना एक ऐसे चेम्बर बना दिया है जो कोर्ट्स यूज करती हैं कि गैस चेम्बर बन गई है। वो क्यों बन गई है? इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है, आवाज जाएगी कहाँ? वो यहाँ ट्रैप हो गई। 2015 तक दिल्ली एनसीआर में वर्टिकल ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं थी। अच्छा। दिल्ली में अभी भी उतनी वर्टिकल ग्रोथ नहीं है जितनी एनसीआर में है। नोएडा और गुड़गांव में बड़ी बिल्डिंग्स आपको ज्यादा दिखेंगी, इसीलिए कभी कभी नोएडा का, गाजियाबाद का एयर क्वालिटी दिल्ली से ज्यादा खराब होता है। ये है दूसरी प्रॉब्लम। स्टबल बर्निंग एक, दूसरी कंस्ट्रक्शन है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो 40% से ज्यादा पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, वो है गाड़ियां। अच्छा। दिल्ली की सड़कों पर एक दिन में ऑन एन एवरेज 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियां दौड़ रही होती हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो एवरेज है। दिल्ली की सड़कों पर 1800 नई गाड़ियां रोज उतरती हैं। दिल्ली का एवरेज जो गाड़ियों का लोड है, जो कि ऑफिशियल डेटा है, वो ये कहता है कि वो 1,50,00,000 से ज़्यादा का है। ये इससे ज़्यादा होंगी गाड़ियां, बट ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि जो दिल्ली के अपने रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं वो 1,50,00,000 हैं। सरकार का ही एक एस्टिमेट ये कहता है कि इन 1,50,00,000 में से लगभग 48 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो डीजल की 10 साल से ज़्यादा पुरानी है और पेट्रोल की 15 साल से ज़्यादा पुरानी है। और कुछ गाड़ियां उसमें से सड़क पे दौड़ रही होंगी, हम ये मान के चलते हैं। 40% से ज़्यादा पोल्यूशन ये गाड़ियां करती हैं। अच्छा। तो अब 40% गाड़ियों का हो गया, 13 से 20% माना जाता है कि स्टबल बर्निंग यानी पराली करती है। उसके बाद 10% करती है कंस्ट्रक्शन और उससे उड़ने वाला वेस्ट। उसके बाद 10% करती है फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रियल साइट से निकलने वाला धुआं, और बाकी के 10% और बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जहाँ से स्मोक एमिट हो रही है। तो ये है दिल्ली का हाल। मैंने ये भी पढ़ा था कि पॉल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि हम लोग अपनी एनर्जी अभी तक कोल से जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जो धुआं निकल रहा है और जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, हम अभी भी हमारे जो फ्यूल हैं, जिसकी बहुत बात होने लगी है अब, ग्रीन फ्यूल, जिसमें सीएनजी को काउंट किया जाता है अभी मोटे तौर पर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काउंट किया जाता है, उनकी संख्या अभी भी परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत कम है। वो मुझे लगता आपके मेरे घर में पेट्रोल डीजल की गाड़ी वो है, मुझे लगता नहीं कि वो बढ़ने भी वाली है क्योंकि तो इलेक्ट्रिक कार्स आर सो कॉस्टली कि नॉर्मल इंसान उनको खरीद ही नहीं और सकता। अभी तो आम आदमी ये भी डरता है कि कितने घंटे चार्ज करने के लिए रखूंगा, उतनी देर में क्या करूंगा, बिजली का बिल, चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलेगा, बिजली का बिल कहाँ से आएगा। तो हम, अगर मैं फिर चाइना वर्सेस इंडिया की बात करूं, तो चाइना बहुत पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच हो चुका है। चाइना में ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल हमसे कहीं ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में बात हो रही है हाइड्रोजन बेस्ड कार्स चलने की, वो अभी एक्सपेरिमेंटल चल रही है। 1-2 नितिन गडकरी के पास एक ऐसी कार है जो हाइड्रोजन फ्यूल। hyundai ने एक कार लॉन्च करी है। हाँ, लेकिन जो हम कहते हैं कि हम रोजमर्रा क्या खा रहे हैं, तो हम पेट्रोल डीजल खा रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल जो है वो पोल्यूटिंग गैसेस मानी जाती हैं, उनसे निकलने वाला धुआं खराब करता है। BS6 मानक माने जाते हैं कि उससे BS6 वाली जो गाड़ियां हैं वो कम पोल्यूशन करती होंगी, वो अभी भी बहुत कम है। दिल्ली एनसीआर में BS4 BS5 ज़्यादा चल रही हैं। साहब सब धुआं निकाल रही हैं, 40 से 50% धुआं रोज दिल्ली सड़कों पे निकल रहा है, वही इधर उधर उड़ रहा है। तो मुझे बताइए ना कि गवर्नमेंट्स क्या करें इसको कर्व करने के लिए। क्या हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए तत्पर भी है कि हमें कुछ करना भी है? बिकॉज वो लोग जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो तो अपने एसी रूम्स में वहाँ पे 4 एयर प्योरीफायर लगा के बैठे हुए हैं। आई डोंट थिंक दे इवन केयर अबाउट द इंडियन सिटीजन्स।
और ये हर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। कम चीजों पे तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, हाँ वो जमीन पे कितना आ रहा है ये एक बात है। जो बात आपने कही ना कि गवर्नमेंट तो एसी रूम में बैठ के पॉलिसी बनाती है, हाँ तो किसी ने ऐसे शेर लिखा है, किसने जलाई बस्तियां बाजार क्यों लुटे, मैं चांद पर गया था मुझे कुछ पता नहीं। तो जब आप एसी रूम में बैठ के पॉलिसी बनाएंगे वर्सेस जब आप थोड़ी देर धुआं वाली सड़क पर खड़े हो जाएंगे और वो धुआं आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, तो आपकी पॉलिसी में बहुत बदलाव होगा। सरकार क्या कर रही है, सरकार की बहुत सारी गाड़ियां ग्रीन फ्यूल पे चल रही हैं। हाँ जो गवर्नमेंट की फ्लीट है उसमें बहुत सारी सीएनजी गाड़ियां हैं आज की तारीख में। सरकार पोल्यूटिंग व्हीकल्स में चल ही नहीं रही है। सरकार का काम है सड़कों से प्रदूषण पैदा करने वाली गाड़ियों को हटाना, जिसके लिए दिल्ली में स्क्रैप पॉलिसी है ओके कि अगर 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी है, 15 साल से पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ी है, वो दिल्ली की सड़क पे नहीं होनी चाहिए। पर वो चाहिए तक है, इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। गाड़ियाँ स्क्रैप कितनी हो रही हैं आपको और मुझे भी पता है। वो छोटे शहर में जाके फिर चल रही है गाड़ी, वो छोटे शहर में बिक जाती है, वहाँ चलती है, वहाँ से धुआं फिर घूम के इधर ही आ जाता है हवा के साथ। ऐसे ही सरकार पॉलिसी के तौर पर सरकार ने 2019 में एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत देश की 131 सिटीज थी जिन्हें आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम सबसे पहले इन पे काम करेंगे। अच्छा और सरकार ने जुलाई 2024 में एक डेटा जारी किया कि उस 131 में से 94 शहरों में हम पोल्यूशन को 10% या उससे थोड़ा ज़्यादा कम कर पाए हैं। ओके 2019 में जब ये प्रोग्राम आया था तो टारगेट था कि 2024 तक 131 शहरों में 30% पोल्यूशन कम हो जाएगा। ओके हुआ नहीं। सरकार का ऑफिशियल डेटा कह रहा है कि 94 शहरों में कम हुआ है और 10% कम हुआ है। ये तो हुई सरकार कागजों पर क्या कर रही है, ज़मीन पर क्या है। 2015 से जो AQI हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये खांसी हो रही है, वो वैसे की वैसी है। आज भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर है। पर हम क्या इक्विप भी हैं कि ढंग से हम लोग एक ये जो पोल्यूशन लेवल्स है ये जांच पाएं? हाँ, हम इक्विप तो हैं। ओके ये इसमें हम सरकार को नंबर देंगे। सरकार ने वेदर स्टेशंस बढ़ाए और पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस बढ़ाए। जनता कहाँ कंफ्यूज होती है। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत खबर बनी कि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 पार चला। हम लोग खुश हो रहे थे कि हम कहीं पर तो उनसे सेकंड है। मतलब पहली बार मैंने जनता को खुश देखी, पाकिस्तान से सेकंड में खुश हो रहे हैं हम लोग। दूसरे शहर का है। तब मैं ये सोच रही थी कि भाई कॉमन सेंस के हिसाब से लाहौर और अमृतसर की दूरी 25 किलोमीटर है। हाँ तो अगर वो 2000 पे है तो हम 1800 पे तो हैं ही। है अगर हम बुरा नहीं कर रहे हैं तो कह रहा हूँ 1800 ना हो 1500 पे तो होंगे ही होंगे। 1500 पे तो होंगे ही। और 1500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आपको नुकसान कर ही रहा है। आपकी जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है जब 500 के ऊपर हो जाता है। तो जहाँ तक बात है कि सरकार जो एयर क्वालिटी बता रही है या हम जो देख रहे हैं, अभी क्या है, गूगल आप देखेंगे तो लोग अपने फ़ोन में एयर क्वालिटी देखते हैं। गूगल अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए, AccuWeather है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके ज़रिए हमें AQI पता चलती है। गवर्नमेंट जो AQI बताती है वो एक CPCB की वेबसाइट है और CPCB का ऐप है, वो जारी करता है। एक IITM पुणे है जो सरकार की अगेन संस्था है, वो भी एयर क्वालिटी जारी करती है। और शहरों के अपने अपने वेदर स्टेशन है, जैसे दिल्ली में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, वो भी एक AQI जारी करती है। अब ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, इनका AQI लगभग एक ही तरह के वेदर स्टेशंस पे, कॉमन स्टेशंस हैं जिन पे डिपेंड करता है, वो वहाँ से डेटा लेते हैं, हमें बताते हैं। लेकिन जो गूगल दिखाता है वो सैटेलाइट्स अलग हैं। US एम्बेसी ने अपने कुछ सिस्टम दिल्ली में लगाए हुए हैं एम्बेसी एरिया के आसपास, वो बिल्कुल अलग हैं। तो जब हम 800 रिपोर्ट करते हैं वो 1800 रिपोर्ट करते हैं। इतना फर्क आता है? इतना फर्क आता है। आई थिंक उनका करेक्ट होता होगा क्योंकि वो लोग तो कुछ छुपाना नहीं चाहते। करते हैं कि इंटरनेशनल है तो बेहतर है। कभी कभी हम ये भी मान लेते हैं इंटरनेशनल एजेंडा भी हो सकता है। एट एनी गिवन डे 800 के पार तो है ना। अगर वो तो 500 के ऊपर आप चले गए ना, फिर आप सरकार की अपनी ऐप कहती है कि 400 के ऊपर इट इज़ हैजार्डस, यू आर नॉट सपोज टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। तो अब वो 400 है या US की एजेंसी 1800 बता रही है, वो वाला है। कुल मिला के वो जो आप डेटा बता रहे हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के 10 साल कम कर रहे हैं, जैसे ही आपने अपने फ़ोन के ऐप में किसी भी एजेंसी से 400 पार देख लिया AQI, आप समझ लीजिए खतरा सर पे आपके दिन कम कटने शुरू हो गए, गिनने शुरू कर दीजिए आप। तो मुझे एक बात बताइए ना, जैसे अभी ये दिल्ली का जो सीन है कि हम लोग अक्टूबर टू जनवरी हम लोग पागल हो जाते हैं, हम लोग नारे भी लगाते हैं पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। पूरे साल गवर्नमेंट क्या करती है इस चीज़ को कर्ब करने के लिए? और एक और चीज़ बताना, बिकॉज सेंटर अलग गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट अलग है, पंजाब में गवर्नमेंट अलग है,
हरियाणा में तो फिर भी बीजेपी है और यूपी में बीजेपी है। ये जो टसल चल रहा है आप और बीजेपी का, ये कितना बड़ा फैक्टर है कि हम लोग कुछ हार्ड स्टेप ले नहीं पा रहे? और ये जो ग्रैब करके जो एक वो उन्होंने वो स्टेप्स बना रखे हैं कि भाई इतना होगा तो ये करेंगे, वो कुछ करता भी है? अच्छा, तो इसमें दो बातें हैं। जो आपने कहा कि सरकारों की टसल है, ये बात बिल्कुल सच है कि उसकी वजह से जो प्लान बनाए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। दिल्ली सरकार कभी नहीं चाहेगी किसी चीज़ का क्रेडिट सेंटर को मिल जाए। मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, यहीं पे लाजपत नगर में ही ना थोड़ी ही दूर यहाँ पे एक इन्होंने वो बड़े वाला जो एयर प्यूरिफायर होता था ना, जो बीच में बहुत जगह पे लगने शुरू हुए थे, वो टावर्स। हाँ, स्मोक टावर्स। फॉग तो आजकल मुझे याद ही नहीं कि फॉग शब्द भी कुछ होता है। फॉग तो अच्छा लगता था। तो स्मोक टावर लगा रखा है उन्होंने, वो आज तक कभी नहीं चला है। अब जो चला है मैं उसकी कहानी बता। नोएडा फिल्म सिटी में एक स्मोक टावर लगाया गया। उस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, तो हमने सोचा चलो हम अपना AQI मीटर लेके जाते हैं। हमने बाकायदा एक एजेंसी बुलाई जो अपना मीटर हाथ में लेकर आई। हमने देखा कि जहाँ स्मोक टावर लगा है वहाँ पोल्यूशन ठीक ठाक कम है। ओके, मतलब लेवल है, समझ लीजिए कि अगर यहाँ 500 है तो स्मोक टावर के नीचे वो 300 है। 200 कम हो गया, जस्ट सिग्निफिकेंट। हाँ, मतलब हमारे लिए बड़ी बात है। पर वहाँ से 1 किलोमीटर दूर नोएडा मेट्रो स्टेशन 16 था। हमने 1 किलोमीटर दूर जाके AQI नापा, वो वही था। तो सवाल ये, करोड़ों का स्मॉग टावर लगा के अगर आप 1 से 2 किलोमीटर की हवा साफ कर पा रहे हैं, तो दिल्ली NCR में आप कितने स्मॉग टावर कितने करोड़ों की लागत से लगाएंगे जब हर कदम पे लोग साफ हवा में सांस ले पाएंगे? बट उसका ये एक और भी तो वो है ना कि हम लोग और ज्यादा मनी स्पेंड कर रहे हैं इन हेल्थ, एग्जैक्टली वेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम हेल्थ केयर पे जितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, आप अगर ये सोचें हर 2 किलोमीटर पे एक स्मॉग टावर लगे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। उन स्मॉग टावर को लेकर बहुत बार सवाल उठ चुके हैं कि वो कितने एफिशिएंट हैं। सरकारें जो कर रही हैं, आप जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ अक्टूबर से जनवरी, वो जो कहावत है कि माँ जब तक रोती बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती। तो जब दिल्ली में शोर मचता है 400 हो गया, चैनल्स रिपोर्ट करते हैं, अखबारें छापती हैं कि US रिपोर्ट कर रहा है कि दिल्ली का पोल्यूशन खराब हो गया, सुप्रीम कोर्ट आ गई, तब सरकार भी कुछ करती है। अक्टूबर से जनवरी तक हमें दिखता है। एंड हैविंग सेड दैट, एक प्लान तो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के नाम से जो 2019 से चल रहा है, जिस पर सस्टेन्ड काम हो रहा है। लेकिन मौसम ठीक हो गया, हवा तो वो सस्टेन्ड काम, आई थिंक वो सस्टेन्ड ही चल रहा है, वो वैसे चल रहा है जैसे कछुआ चलता है। जैसे कछुआ चलता है, चल रहा है वो, लेकिन कछुए की स्पीड से चल रहा है। हमें जरूरत है खरगोश की स्पीड से चलने की। बिल्कुल। तो मुझे कब बताइए कि मुझे, आपने जब रिसर्च करा होगा तो इसके जो हेल्थ इफेक्ट्स होने वाले हैं हमको, लाइक मुझे लगता है कि जो पोल्यूशन है और जो रेडिएशन हम लोग जो भी ले रहे हैं अंदर, ये हम लोगों का DNA लेवल तक हमें हार्म करेगा। हमें ही नहीं, हमारे बच्चों को और आने वाली काफ़ी जनरेशन्स तक को हार्म करेगा। बिल्कुल, ये रिसर्च बताती है कि अगर आप 300 से ऊपर के AQI के किसी शहर में लगातार रहते हैं, दिल्ली उसमें से एक है, तो आपकी ज़िंदगी के औसतन 11 साल कम हो जाते हैं। मतलब अगर आप और मैं 70 साल जीते तो 60 साल जिएंगे, तो 10-11 तो वहीं घट गए। उसके बाद अगर आपका PM 2.5 का एक्सपोजर लगातार है, फॉर एनी रीज़न, आप बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो 2.5 इतना बारीक पार्टिकुलेट मैटर है कि वो आपकी नाक के ज़रिए आपके लंग्स में, आपके ब्रेन में, आपके ब्लड वेसल्स तक में रिपोर्ट होने की खबरें हैं। प्रेग्नेंट मदर्स को कहा जाता है कि वो स्ट्रिक्टली उस टाइम पर ना निकलें, वरना वो 2.5 से छोटे जो बारीक कण हैं धूल के, बेबी तक जा सकता है, बेबी तक वूम में जाके इफेक्ट कर सकते हैं। तो जो बात आपने कही कि हमारे जो बच्चे हैं वो ही नहीं, जो अभी पैदा होने वाले हैं, उनके लिए भी ये वेदर जानलेवा साबित हो सकता है, विदाउट एग्जैजरेशन। तो मुझे एक बात बताइए ना, जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज भी, मैं मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग, मैं पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल रेन आई थिंक उन लोगों ने कराई थी। दुबई ने तो आर्टिफिशियल रेन कराने का मतलब हर साल वहाँ पे होती है, वहाँ बाढ़ भी आती है, लेकिन फिर भी वो लोग करा रहे हैं। तो वाई, और लास्ट ईयर आई थिंक हम लोग भी कुछ सुन रहे थे कि अगर ये लेवल इतना से ऊपर अब टिका रहा है इसके ऊपर, तो गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ आर्टिफिशियल रेन। तो उस स्टेप को क्यों नहीं लिया जा रहा? मतलब हम लोग क्यों, हमें क्यों मरने के लिए छोड़ दिया गया? हाँ, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान की आबादी है 16 से 20 करोड़, ठीक है। दुबई की आबादी हो सकता है इसी के आसपास है, इससे और भी कम है। हिंदुस्तान की आबादी है 150 करोड़। हम नंबर 1 है आबादी के लिहाज से। क्लाउड सीडिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिससे आर्टिफिशियल रेन होती है, क्लाउड सीडिंग
बहुत महंगा प्रोसीजर है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं उसमें। एक एयरप्लेन जाता है, वो कुछ ऐसी गैसेस को छोड़ता है एक पर्टिकुलर एरिया में जिससे क्लाउड प्रेसिपिटेट होते हैं और फिर वो बारिश करते हैं। वो बहुत कम एरिया में बारिश करते हैं, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर, बस इतनी बारिश करेंगे, उसमें करोड़ों रुपए लगेंगे। वो एक लंबा एफर्ट वाला कार्यक्रम है। हिंदुस्तान का क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम आबादी के लिहाज से देखें तो चाइना हमारे बराबर है लगभग, थोड़ा सा पीछे है अभी। अभी हम वर्ल्ड नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो हम 150 करोड़ हुए, तो वो 145 को दोनों बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं है, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों पॉप से शुरू हो रही। अब तीसरे नंबर पे है अमेरिका पॉपुलेशन के हिसाब से, वो है 34 करोड़। तो हमारे ऊपर ना पॉपुलेशन लोड इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, चाइना का एरिया हमसे ज़्यादा है, बिल्कुल। हम कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इतने सारे लोगों को क्लाउड सीडिंग से राहत देना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द दिल्ली एनसीआर एरिया, बिकॉज यहाँ पे तो वही अगेन वो 5-6 किलोमीटर के एरिया में इतने करोड़ों खर्च करके बारिश करेगा। टीडीएस प्रोसेस है, हम उसमें अभी उतने एक्सपर्ट, और उसमें भी क्लाइमेट कंडीशंस वैसी चाहिए वो होती हैं फेवरेबल चाहिए favorable कि वो चाहिए। ऑलरेडी ह्यूमिड हो, फिर आप उस ह्यूमिडिटी में और ऐड ऑन करें थोड़ा सा। पॉल्यूशन से बचने गए और बाढ़ में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। मतलब बाढ़ तो आए कि नहीं, दिल्ली में इतनी स्कोप नहीं है, दिल्ली यमुना में अभी बहुत जगह पड़ी है। आधा घंटा रेन होती है, आपने तो हालत देखी है एटलीस्ट गुड़गांव के। मानसून में अब तो एक्यूआई भी बढ़िया हो जाता है। तो पूजा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब गवर्नमेंट क्या करे, क्या स्टेप्स ले, क्या हमें स्ट्रिक्टर लॉज बनाने पड़ेंगे, क्या हमें ज़्यादा पेनल्टीज लगानी पड़ेंगी कि लोग उसके ऊपर करें। अभी जैसे आप मानेंगे नहीं, हमारी बिल्डिंग के पीछे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट आई थिंक ग्रैब 4 में कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ से बैन है। ग्रैब का मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जैसे जैसे पोल्यूशन का ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्पॉन्स का ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा। तो थोड़ा पोल्यूशन होता है तो ग्रैब 1 आता है, अभी हम ग्रैब 4 पे हैं जो कि मैक्सिमम है, इसके आगे कोई मेजर नहीं है। ग्रैब 4 में बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं। आपने पेनल्टीज की बात की, अगर आप BS4 गाड़ी लेके इस वक्त दिल्ली की सड़क पर निकल गए, 20,000 रुपए का चालान है, पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत लूज है, हम ये कह सकते हैं, बहुत लचर है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जानते हो मेरा बाप कौन है, दिल्ली में बहुत चलता है। वो इंडिया की प्रॉब्लम है। दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ, तो वोट बैंक एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से हटाना है, जैसे आपने कहा कि लाजपत नगर में पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, दिल्ली के बहुत सारे बॉर्डरिंग एरियाज में जो दिल्ली में टेक्निकली पड़ते हैं, अभी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं जो पोल्यूशन कर रही हैं। दिल्ली में बहुत पहले ये नियम आया था कि इंडस्ट्रीज दिल्ली के बाहर चली जाएंगी, बाहर आउटस्कर्ट्स में रहेंगी। कुछ गई, कुछ अभी भी कहाँ चल रही हैं, चांदनी चौक में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, काम चल रहा होता है। तो पॉलिसीज ऑलरेडी इन प्लेस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति इधर दिल्ली सरकार वर्सेस सेंटर में फंस जाती है, वोट बैंक की राजनीति में फंस जाती है कि अगर हम किसी को छेड़ेंगे तो हमारा वोटर हमसे छिन जाएगा। अभी तो लड़ाई चल रही है कि दिल्ली में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी या बीजेपी की आएगी, तो उसमें कौन ये रिस्क मोल लेगा कि हम इतना स्ट्रिक्ट मेजर ले आए कि फिर किसी को कुछ फर्क पड़े ना पड़े, पोल्यूशन तो कम हो जाएगा। और चाइना ने करके दिखाया है। मेरा यही सवाल होने वाला था कि हम लोग अपने नेबर को क्यों नहीं देखते। चाइना ने बीजिंग में ये काम करके दिखाया है। बिल्कुल, चाइना ने सेम पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। 2013 में वो लेकर आए थे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो हम 2019 में लेकर आए। चाइना ने जो पॉलिसीज ली, हमने उनको एज इट इज कॉपी किया कि हम भी यही पॉलिसी अपनाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन हमने नहीं किया। एक रीजन है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ स्टेट बाय स्टेट वाली लड़ाई नहीं है। वहाँ जब फैक्ट्रीज हटाने को लेकर जिस एजेंसी को जिम्मा सौंपा गया, उसने आंख बंद की और फैक्ट्रीज हटा दी। यहाँ पर आंख बंद करके फैक्ट्रीज नहीं हटाई जाती। BS4 बैन है। अभी आप बाहर निकलेंगे, आपको लाजपत नगर में कितनी गाड़ियाँ दिख जाएंगी जो BS4 हैं, या तो लोग चालान कटा रहे हैं या अंडर द टेबल सेटल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है। ऐसे ही स्मॉग टावर है, कितने एफिशिएंट है पता नहीं था, लेकिन क्योंकि भारत के क्लीन एयर प्रोग्राम में 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, तो लगे कि हम उनको लगा के कुछ करेंगे, तो हमने लगा दिया स्मॉग टावर। अब वो 3 किलोमीटर के आगे कुछ नहीं कर रहा है, ये बात नहीं, हमने कुछ तो किया है ना। बंदरों की उछल कूद में भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो उतना नहीं है जितना इन्हीं पॉलिसीज से आ सकता है। बिल्कुल, फॉर्चुनेटली इन्हीं पॉलिसीज से आ सकता है, बशर्ते इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिटिकल विल नहीं है, आप कह रहे हो। पॉलिटिकल विल नहीं है, वोट बैंक आपका छिड़ जाएगा, गरीब आदमी आपको वोट नहीं देगा। अगर उसकी इंडस्ट्री आपने और बंद करा दी, कंस्ट्रक्शन बंद करा दी, तो लेबर आपसे नाराज हो जाएगी, आप गाड़ियाँ हटाएंगे, आम जनता मिडिल क्लास आपसे नाराज हो जाएगी। तो पॉलिटिकल विल की कमी तो मतलब आप कह रहे हो हम ही लोग ब्लेम उठाएं इस चीज़ का भी, सिटीजन ही।
भाई अब कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो सरकार की मजबूरी ये है कि सरकार को पता तो है करना क्या है, और इस धुएं में वही हुक्मरान भी सांस ले रहे हैं। दिल्ली में ही सारी सरकार चलती है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो जज निकलते तो इसी सड़क से। तभी तो सबसे ज्यादा शोर वो मचाते हैं। लेकिन इसीलिए शोर सिर्फ दिल्ली में मचता है। कानपुर का AQI दिल्ली के लगभग खराब होगा। इंडस्ट्रियल सिटी है दिल्ली में। हम तो ये कहेंगे चलो थोड़ा सा शोर तो मचता है, हाँ। कुछ तो होता है। बस उसी वो जो कागज में पॉलिसी बनाई है ना, उसको बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे तो दिल्ली की हवा बेहतर हो सकती है। अच्छा, फार्मर्स की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लेम हर साल स्टबल बर्निंग के ऊपर डाला जाता है ना। मुझे लगता है जब से ये बातचीत शुरू हुई कि पॉल्यूशन हो रहा है, तब से ही फार्मर्स को एक स्केपगोट बनाया गया है। जबकि ये फार्मिंग जो हो रही है ये कोई आज से तो नहीं हो रही। स्टबल बर्निंग भी मेरे ख्याल से 600 700 1000 साल से तो फार्मर्स कर ही रहे हैं। पर आप बोल रहे हो कि वो 15-20% कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल। कुछ स्टडी कहती है 13%, कुछ कहती है 25%। इट्स अ बिग नंबर। 13 से 25% इज अ बिग नंबर, जो कि रोका जा सकता है बहुत इजीली। इजीली तो नहीं रोका जा सकता, पर रोका जा सकता है। उसमें क्या कैच है ना, उसको मैं अगर बहुत लेमैन भाषा में समझाऊं तो कैच ये है कि ये जो पराली का प्रॉब्लम हम अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा देखते हैं, उसका रीज़न ये है कि धान की फसल कटती है। धान के बाद का जो रेजिड्यू होता है, जो पराली होती है, वो बहुत मोटा तना होता है। ओके। आप समझिए जब पराली काटी जाती है तो जब मशीन उसको काटती है तो वो 70 to 80% काट देती है। पहले हम हाथ से काटते थे। हाँ, अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बड़े स्केल पे खेती हो रही है। अब क्या हुआ, 20% खड़ा है ऐसे बांस। अब उस बांस को हटाने के लिए कुछ बहुत मॉडर्न मशीन्स आती है, लेकिन वो बहुत महंगी हैं और बहुत कम है। एज ऑफ नाउ वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। जिस किसान को वो हासिल हो गई वो उसको यूज़ कर रहा है। पंजाब में भी अभी स्पोरेडिकली वो मशीन यूज़ हो रही है। पंजाब की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है नॉर्दर्न बेल्ट में। होती हरियाणा यूपी में भी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पंजाब में खेती होती है। अब जब उस पराली को हटाना है और उसको अगली फसल के लिए खेत तैयार करना है, सबसे आसान तरीका है आग लगा दो, उसे जला दो, वो समतल हो जाएगा, काला हो जाएगा, खेती के लिए तैयार हो जाएगा। आप कहाँ से मशीन लाएंगे, वो कितने रुपए में आएगी, आपकी कॉस्ट खेती की बढ़ जाएगी, और वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मशीन आप तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, ये एक बड़ा सवाल है। IIT दिल्ली ने, मुझे याद है, एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने कहा हम किसानों से पराली लेके जाएंगे और हम इससे डिस्पोजेबल बनाएंगे, हम इससे कुछ फर्टिलाइजर्स बनाएंगे, हम कप प्लेट्स बनाएंगे जो यूज़ होंगे। अब फिर सवाल ये उठा कि उसको लाने ले जाने की कॉस्ट कौन बियर करेगा? IIT दिल्ली तो करेगा नहीं, ना ही फार्मर्स करेंगे। फार्मर्स बिल्कुल करने की हालत में है नहीं। फिर वही हुआ कि पॉलिसी तो है, इम्प्लीमेंट कैसे होगी? तो पर ये तब सब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। हम सब लोग, ऐसा लगता है जैसे हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स बताने के लिए बैठे हैं, कोई एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट और सोल्यूशन। अगर कॉन्क्रीटाइजेशन कम हो जाए, एक सॉल्यूशन निकल आएगा। दिल्ली NCR में फॉग और स्मॉग इतना इसलिए दिखता है क्योंकि हाई राइज की वजह से वो ट्रैप हो जाता है। उस पर थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है। ओवर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है अब, उसको सरकार को देखना चाहिए कि कैसे हम इतना ये ट्रैपिंग रोकने का तरीका। दिल्ली थोड़ी सी फॉर्चुनेट है, दिल्ली पुरानी बसी हुई है, उतनी वर्टिकल ग्रोथ नहीं है। नोएडा बची हुई नहीं है ग्रोथ होने के लिए। बची भी नहीं है, हालांकि अब दिल्ली में भी थोड़ी थोड़ी वर्टिकल ग्रोथ शुरू हो गई। बट दूसरा जो सॉल्यूशन की आपने बात की, सॉल्यूशंस हैं। पराली को हटाने के साइंटिफिक तरीकों को थोड़ा और सस्ता, थोड़ा और एक्सेसिबल किसानों के लिहाज से बनाने की ज़रूरत है। कागज़ में तो अच्छा लगता है कि बेलर मशीन आ गई, शायद उसका ऐसा ही कुछ नाम है। वो मशीनें बहुत कम है, बहुत समृद्ध किसान उसको अफोर्ड कर पाता है, गरीब किसान अफोर्ड नहीं कर पाता। एरिया भी जो है ना, अगर छोटा एरिया है उसमें वो मशीन उतनी कारगर नहीं होगी, बड़ा एरिया है तो वो अच्छे से हटा पाएगी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एड्रेस हो रही हैं। अभी 5-10% का फ़र्क दिखाया। मैं फिर कहूँगी 2024 में पॉल्यूटिंग डेज, मुझे बहुत यकीन है कि जब हम जनवरी ख़त्म करेंगे तो 2023 के मुकाबले कम होंगे। अच्छा, कुछ तो राहत इसलिए है क्योंकि इस बार विंड स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, लगातार हवा चल रही है, वो पोल्यूशन क्लियर करती रहती है। तो अभी हम जो 300-400 देख रहे हैं, अगर ये हवा इतनी अच्छी नहीं चल रही हो तो ये 800 पार कर चुका होता है एट एनी गिवन डे। ओके। हम हर बार पटाखों के अगले दिन देखते हैं पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, इस बार नहीं था। उसका रीज़न भी यही था, बहुत हवा चल रही थी दिवाली के आसपास, लोगों के लिए दिए जलाना मुश्किल हो गया था। पटाखों की भी मैं बात करूं तो पटाखे इस बार भी बैन थे। फिर भी मतलब पूरा कंप्लीट बैन था, उसके बावजूद भी बिक रहे हैं। अब आप सोचिए, पटाखा ऐसी चीज़ है, सामने जल रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, फिर कैसे नहीं?
मैं सही बता रहा हूँ। सुप्रीम अरे कोर्ट ने हमारे घर से मेरे घर से थाना दिखाई देता है, ठीक है, और हमारी गली में खूब दबा के पटाखे चले, पर लेकिन पुलिस वाला कोई नहीं आता है। बैन होने के बाद सिर्फ ये हुआ पटाखे महंगे हो गए हैं। और ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? हाँ, तो ग्रीन पटाखों पे एक बार हमने स्टोरी की थी, हम लाए पोल्यूटिंग पटाखे जो जो नॉट सो ग्रीन पटाखे थे और जो ग्रीन पटाखों के नाम से बिक रहे थे। यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारी जो स्टोरी थी उसमें ग्रीन पटाखे ज्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। आई, ये कैसे हुआ? क्योंकि वो बस नाम के ग्रीन है, उसमें कुछ ग्रीन नहीं है, वो उन्हीं से बनाए गए हैं। उनका आप कह सकते हैं मार्केटिंग थोड़ी सी बेहतर है, पैकेजिंग थोड़ी सी अच्छी है, वो पटाखा उतना ही पोल्यूशन एमिट कर रहा है। हम फुलझड़ी लेकर आए थे, ग्रीन पटाखे वाली फुलझड़ी और दूसरे वाली बराबर पोल्यूशन लेवल था। AQI मीटर हमारे सामने था, मेरी रिपोर्टर ने उसे खुद चेक किया था, हमने टेलीविजन पे दिखाया था। अगर अभी भी आप देखेंगे तो 2020-21 में हमने ये स्टोरी करी थी, एक्सपेरिमेंट किया था, तब जब नए नए ग्रीन पटाखों का हल्ला शुरू हुआ था कि ग्रीन पटाखे मिलेंगे। वो ग्रीन भी कुछ नहीं कर रहे थे। दूसरी बात यह है, पटाखे दिवाली पे और न्यू ईयर पे एक आध इवेंट होता है जिस पे जलते हैं, उसको हम उतना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मान भी नहीं सकते। आज तो पटाखे नहीं जल रहे हैं, आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली वाले दिन से ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए, ये बिल्कुल वैसा है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, नुकसान करती है, लेकिन हमें पता है कि हाँ जिस वक्त पी रहा है उस वक्त तो कर रही है, और जो स्मोकर है उसको कर रही है। पॉल्यूशन तो मैं सिगरेट नहीं भी पी रही तो भी मुझे नुकसान कर रहा है। पटाखा तो सिर्फ दिवाली पर जल रहा है ना, आज तो नहीं है पटाखे, तो फिर आज कहाँ से आ रहा है वो धुआं? आइडियली नहीं करना चाहिए, आइडियली तो सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए, फिर तो बिकनी भी नहीं चाहिए, तो फिर पटाखा भी नहीं बिकना चाहिए। नहीं, पर इस बार तो गवर्नमेंट ने बैन किए थे, लेकिन फिर भी मैं तो कई सालों से बैन है, दिवाली और न्यू ईयर के अराउंड पटाखे। अभी पटाखे जो बैन किए हैं वो 6 महीने के लिए बैन है, पर अभी आप न्यू ईयर पे फिर देखेंगे पटाखे जलते हुए, और कहीं इंडिया पाकिस्तान से कोई अच्छा मैच जीत गया तो फिर देखेंगे। बिल्कुल हमारा। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, इसमें जो हमारा जो वेदर चेंजेस हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, और उसका भी कुछ इफेक्ट है? बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि और एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी, फार्मिंग, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टबल जो बर्निंग हम लोग करते हैं, पहले आई थिंक जो धान की कटाई होती थी वो 1 या 2 महीने पहले होती थी, जो अब थोड़ी सी बाद में होती है, ड्यू टू सम रीज़न की गवर्नमेंट ने वो अलाउ करना बंद कर दिया कि आप पहले करो। वो ग्राउंड वाटर लेवल का कुछ चक्कर था, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। बिल्कुल, वेदर पैटर्न भी बदला है, जिसकी वजह से जो खेती के टाइमिंग्स है ना वो भी खिसक के आगे हो गए हैं। और उस टाइम विंड चल रही होती थी तो वो धुआं उड़ जाता था, लेकिन अब रुक जाती है उस टाइम पे और हम यहीं आके फंस जाते हैं। अभी इसी साल, वही मैं फिर कहूंगी, इस साल क्योंकि विंड चल रही है अभी भी, तो थोड़ा सा हमें असर अभी कम दिख रहा है। अगर ये हवा नहीं चल रही होती तो वो जो हम कहते हैं दिल्ली गैस चेम्बर बन गई, इस बार बनी है 1-2 दिन के लिए, वो कई बार बनती थी हफ्ते हफ्ते के लिए, और पूरे हफ्ते आपको दिखता था कि सूरज नजर नहीं आ रहा। आज तो आसमान में सूरज नजर आ रहा है, और कभी कभी आप अभी भी, आज भी, कल दिल्ली का AQI कम था, परसों भी कम था, तो ब्लू स्काई दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। वरना नवंबर में ब्लू स्काई एक रेयर चीज होती है दिल्ली में नजर आ जाए। ब्लू स्काई तो आई थिंक पूरे गर्मी साल ही में पूरे साल ही मुश्किल से दिखता जाता है। बारिश जिस दिन हो जाए थोड़ी देर, उस दिन और बादल हट जाए तो दिख जाता थोड़ा। या फिर हवा तेज चल रही है तो दिख जाता है। तो इस बार क्या हो रहा है भाई, जो वेदर पैटर्न है वो बदले हैं, उसकी वजह से ठंड थोड़ी लेट आती है, हवाएं थोड़ी लेट चलती हैं, विंड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ग्लोबली जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। जैसे पहले खुले शहर होते थे वो अब नहीं होते हैं, उसकी वजह से हवा ट्रैप हो जाती है। जो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसका जो रेशो है वो बढ़ रहा है। उन लोगों का अपना जो वेस्ट है वो एक हीट जनरेट करता है। ये वो फैक्टर्स हैं, इनको भी हम काउंट नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके वेदर फिनोमिना को भी बदलती हैं। दिल्ली में पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्मी इसीलिए फील होती है क्योंकि दिल्ली से पेड़ कम हो रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली में आप अभी भी, दिल्ली में हम लोग गर्मी में स्टोरी करते हैं महरौली और ऐसे एरियाज़ में जहाँ कुछ एरियाज़ में जंगल ज़्यादा है या कोई वाटर बॉडी है, तालाब है। महरौली में एक जगह है, वहाँ नीला हौज करके एक तालाब है, वो अब नाला सा दिखता है बट टेक्निकली तालाब है। वहाँ का जो गर्मी का टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री कम होता है एज कम्पेयर टू, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाटर बॉडी। यस, बिकॉज ऑफ दैट वाटर बॉडी। और वहाँ पेड़ ज़्यादा हैं अभी भी, थोड़ा सा एरिया जैसे JNU है, आपको वहाँ बहुत ग्रीनरी दिखती है अंदर कैंपस में, तो वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी कम लगती है। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये खेती पे भी असर डालते हैं। तो सर्दियाँ भी खिसक गई, धान की कटाई का टाइम भी खिसक गया। अब सर्दियाँ और धान की कटाई आपस में मिक्स हो गए, तो जब ठंड आएगी टेम्परेचर डाउन होगा, हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, हवा ट्रैप होगी, और उसी में जो पार्टिकुलेट मैटर है जिसे धूल के कण कहते हैं लोग, AQI
PM 2.5, PM 10 के नाम से अब उसे, अब तो आम लोग भी जानते हैं ये क्या होता है, वो सारे जमा हो जाते हैं। तो मुझे कोई बताओ ना, जैसे हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं अभी कहाँ से हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे क्या एक AQI रहता है और हमारे यहाँ क्या रहता है, उसमें कुछ वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं? भाई वो तो कंपेयर, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ यूरोप में, तो वहाँ पे भी हालत यही थी। बिल्कुल। तो मैं दिल्ली को कंपेयर करती हूँ ऐसे 2 यूरोपियन कंट्रीज से जो कि उतने ही पॉल्यूटेड भीड़ वाले हैं, ऐसे कह सकते हैं। लंदन है, जैसे दिल्ली है वैसे लंदन है। लंदन में अभी मैं कुछ साल पहले गई थी, तो वहाँ पर हमने देखा जो सेंट्रल लंदन का एरिया है, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, ऐसे लंदन का एक एरिया है जहाँ बहुत गाड़ियाँ आती जाती हैं ओके। इन टर्म्स ऑफ नंबर। ऐसे ही दिल्ली में रिंग रोड पर आपको कंपैरेटिवली गाड़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। लंदन की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस एरिया में मॉर्निंग और इवनिंग में कंजेशन टैक्स लगा दिया। कंजेशन टैक्स का मतलब था कि अगर आप सुबह 7 से 10 बजे के करीब इस एरिया में गाड़ी लेकर जाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस एरिया में गाड़ी लेकर तो ये गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट्स तो हमारी टैक्स लगाने में बहुत खुशी लगाती है, क्यों नहीं लगा रही है? वो खुशी के आड़े पॉलिटिक्स आ जाती है। जैसे दिल्ली में भी NDMC ने भी सेम तर्ज पे बिना बताए टैक्स लगा देते हैं कि पता ना चले, लेकिन ये लगाएंगे को कोशिश की थी। दिल्ली में NDMC ने कोशिश की थी कि कनॉट प्लेस में हम कंजेशन चार्ज लगाते हैं, क्योंकि कनॉट प्लेस में पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है। जितना एरिया है उससे ज्यादा गाड़ियां रहती हैं, तो उन्होंने सोचा कंजेशन टैक्स लगाएंगे, लोग डिस्करेज होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे। इलेक्शन आ रहे थे तो कंजेशन टैक्स लगाते हैं तो जो वो वोटर है ना वो भी कंजेस्टेड हो जाता और वो कम वोट देता। आज ही दिल्ली में फिर इलेक्शन आ रहे हैं। कंजेशन टैक्स का प्रपोजल कम से कम नहीं तो दिल्ली में 10 साल पुराना है, अभी तक लागू नहीं हो पाया। लागू इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि जहां आप लगाएंगे वहां व्यापारियों को चुभेगा, आपका वोट बैंक खिसकेगा। आम आदमी को चुभेगा, पार्किंग के ठेकेदार को चुभेगा, आपका वोट बैंक खिसकेगा। पॉलिसीज हमारे पास सारी है, हमने लंदन से भी सीखा कि हम कंजेशन टैक्स लगा दे, पर उन्होंने लगा दिया, हमने लगाया नहीं अभी। तो बिफोर वी एंड पूजा, मुझे एक चीज़ बताइए कि इसका कुछ हमारे पास सॉल्यूशन है, या हम लोग बस अब भगवान भरोसे, जैसे मार्क टली ने बहुत पहले कहा था कि जब मैं इंडिया आता हूँ तो आई बिलीव इन गॉड बिकॉज ओनली गॉड कैन रन दिस कंट्री। ये बात टू सम एक्सटेंट तो मुझे भी सही लगती है कि इस देश को भगवान ही चला रहा है, पर फिर भी मैं कहूँगी सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। हम एक डेमोक्रेसी है जिसमें वोट बैंक अगर नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके पास पावर नहीं है। बट लेकिन डेमोक्रेसी तो आप देखिए ना, और भी बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज के बारे में सब में पॉपुलेशन नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, तीसरा सबसे पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? अमेरिका। पहले भारत 150 करोड़, चाइना 145 करोड़, अमेरिका 34 करोड़। तीसरे नंबर पे जितने लोग हैं उतने तो हमारे 2 शहरों के मिला के हो जाएंगे। लाजपत नगर की पॉपुलेशन होती, और कई बार तो लाजपत नगर की मार्केट में इतने लोग घूम रहे होते। 34 करोड़ तो नहीं होंगे, दिल्ली की शायद रमती 10 करोड़ कुछ पर। यूरोपियन कंट्रीज ऐसी होंगी जो लाजपत नगर की मार्केट से भी छोटी होंगी। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन में 80-90 देश समा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप लगा लीजिए कि तो हमारी चैलेंजेस हैं, हम 150 करोड़ को साथ लेके चल रहे हैं, तो पूरी तरह से सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि हम जो एफर्ट्स करते हैं ना वो ऊँट के मुंह में जीरा बन जाते हैं। और हमारी पॉलिटिक्स भी ऐसी है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं, कास्ट में, रिलीजन में, तो मतलब गवर्नमेंट सबको खुश करने के चक्कर में सबको नाखुश कर देती है। आपने भी देखिए कि हमारी जनता भी ऐसी है। वो किसान आंदोलन तो हुआ, सड़क जाम हुई, ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा बड़ा आंदोलन देखा? शाहीन बाग में एक आंदोलन हुआ CAA के खिलाफ, 2 साल तक उसका इफेक्ट देखा हमने। पोल्यूशन के लिए कब सड़क जाम हुई? आप अभी बात कर रहे हैं कि हम मर रहे हैं, हमें सांस नहीं आ रही, हमारे बच्चों पे खतरा है, लेकिन किसी ने पोल्यूशन के खिलाफ न नारे लगाए, ना सड़क जाम की, ना दफ्तर से आमरण अनशन करके बैठ गए कि हम तब तक नहीं आएंगे जब तक दिल्ली की हवा साफ नहीं होगी। दिल्ली की अपनी सरकार इतने धरने प्रदर्शन करती है, उन्होंने कभी प्रदूषण के लिए धरना नहीं दिया। वो बेचारे धरना देने के चक्कर में जेल तक चले गए। क्योंकि आम जनता जो है ना, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली धर्म से तो ड्रिवन है। राम मंदिर के लिए आप डोनेशन मांगिए, लोग खुशी खुशी दे देंगे। आप कहिए कि पोल्यूशन के लिए हमें कुछ करना है, आधी जनता तो डोनेशन भी नहीं देगी, कि अपने आप देख लो। और मुझे लगता है कि उनको लगता है कि हमारा मुद्दा भी नहीं है। तो कुछ हद तक तो हम खुद डिजर्व करते हैं ना, अपने हालात के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हम पोल्यूशन के लिए आंदोलन नहीं करते। अच्छा, सरकार भी क्या करती है? सरकार भी जनता पे डाल देती है कि पोल्यूशन आ गया है स्कूल बंद, पोल्यूशन आ गया है ऑफिस मत जाओ, पोल्यूशन आ गया है वर्क फ्रॉम होम करो, पोल्यूशन आ गया है आपके बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे, ऑड इवन लेकर आओ। आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, 2 रखनी है कि कैसे आना है, आपकी प्रॉब्लम है।
सरकार ये जनता पे डाल तो रही है, लेकिन वो ये नहीं देख रही है कि इसका बर्डन जनता को ही भुगतना पड़ता है। काम है पोल्यूशन कम करना, उसके लिए ये मेजर्स काम करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से नहीं करेंगे, लेकिन 10% करेंगे। 90% तो लॉन्ग टर्म मेजर्स काम करेंगे जिनकी स्पीड बहुत स्लो है। हम 10 साल से पोल्यूशन झेल रहे हैं। ग्रीन फ्यूल चेंज करना, मिलाना, इलेक्ट्रिक कार्स पे सब्सिडी इतनी देना कि लोग उसको अफोर्ड कर सकें। दूसरा, इतने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस देना, लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना कि आपको 24 आवर बिजली मिलेगी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये भी बड़ी पता चला लाइट नहीं आई। अब मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ तो एक ईवी चार्जिंग स्टेशन है। मुझे नहीं पता दिल्ली में कितने। अब जीके में तो पार्किंग एक प्रॉब्लम है, लोगों के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो ईवी स्टेशन कहाँ से आएगा? फिर वो ईवी स्टेशन कई घंटे में चार्ज करता है गाड़ी को, उतने घंटे बाद आदमी स्टक है। अभी तो क्या है, गए पेट्रोल भरा है, आगे बढ़ गए। उसके लिए भी एक आई थिंक ये लोग अभी प्लान निकाल रहे हैं कि आपको चार्ज नहीं करना है, आप आइए बैटरी चेंज कीजिए और चले जाइए। हाँ, तो कोशिशें तो हो रही हैं, मैं फिर कहूँगी कोशिशें हो रही हैं, उनकी स्पीड स्लो है बहुत ज़्यादा। अभी हमें वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। और आई थिंक वो जो स्पीड का जो स्लो होने का रीज़न है वो हम लोग ही हैं। बिल्कुल हम लोग हैं। हम या तो सरकार को ये भरोसा दिलाएं कि आप करिए, कड़े कानून लाइए, हम जब सांस लेने लायक हवा में सांस ले रहे होंगे हम आप ही को वोट देंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि वोट पाने के तरीके दूसरे हैं। ये तो हमने देखा ही है कि जब भी सरकारें कोई ऐसा कड़ा नियम लाती हैं, सबसे पहले जनता आय हाय करती है। सबसे पहले जनता है। ईवी ले आए हैं, हम कहाँ लगाएंगे? चार्जिंग स्टेशन नहीं है, गाड़ी इतनी महंगी है, सब्सिडी बहुत कम है, हमारी तो पुरानी गाड़ी ठीक है। जैसे मुझे याद है रेड लाइट जंप करने पे या रैश ड्राइविंग पे 10,000 रुपए का सरकार ने कुछ फाइन लगाया था कि हम 10,000 रुपए आपको वो लगी। अब हम लोग उसके ऊपर पूरा अनशन भी हुआ था कि ये तो लूट लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर हम लोग ये नहीं देख रहे हम गाड़ी चलाएं क्यों? रेड लाइट तो एक चीज आप सोचो, सीट बेल्ट के ऊपर चलाना है। सीट बेल्ट तो आपकी और मेरी जान बचाने के लिए गाड़ी में लगी है ना, लोग वो भी नहीं लगाना चाहते। वो भी पता है वो हम लोग कैसे लगा देते हैं, वो पीछे लगा देते हैं कि गाड़ी में बीप बीप ना हो बस। सोचिए, तो हमें ये नहीं पता कि ये सब हमारी सेफ्टी के लिए हो रहा है, हम वो नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं 100-200 रुपए देके कर लेंगे सेटिंग, या फिर कहाँ हमें दिख गया ना कैमरा है तो स्पीड रोक लो। ओवर स्पीडिंग हमें मारेगी, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे हमें नुकसान होगा, रेड लाइट जंप करेंगे करेंगे एक्सीडेंट का खतरा हमें है। हेलमेट लोग उसको कैसे लगाते हैं सोचिए, और हेलमेट भी कौन सा यहाँ लगा के एल्बो बचाने के लगा के घूम रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 30-40 साल में तो हम लोग आई थिंक उतने पढ़ जाएंगे या उतने एजुकेट हो जाएंगे कि हम लोग एज पब्लिक ऐसी गवर्नमेंट्स चुने जो ऐसे हार्ड स्टेप्स ले सके। यू सेड इट राइटली। प्रॉब्लम एजुकेशन की भी है, लोग उतने अवेयर नहीं हैं, उतने एजुकेटेड नहीं हैं कि ये पॉलिसीज हमारे लिए हैं। सरकार उससे चालान से कमाई तो तब कर रही है ना क्योंकि हम उसका पालन नहीं कर रहे। बिल्कुल। अगर हम उनका पालन करेंगे हमारी ही सेफ्टी बढ़ेगी, सरकार को कमाई करने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी भी तो है ना पूजा की। हाँ। हम लोग इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी निकल जाए हमारी, रोज़ हमें खाना मिल जाए, बस उसी में जनता फंसी हुई है। जब तक सरकारें उनको फ्री का खाना देती रहेंगी, आई डोंट थिंक पोल्यूशन और एनीथिंग एल्स जो कि हमें डायरेक्ट असर डाल रहा है विल बी अ फैक्टर इलेक्शन जीतने या हारने का। अब आप सोचिए, सरकारें मजबूरी में फ्री वीज दे रही हैं। एक स्टेट से शुरू हुआ था मामला, दिल्ली से, ठीक, अब वो हर स्टेट में चला गया। अब तो सेंटर कह रही है हम भी देंगे। महाराष्ट्र में आपने देखा था अभी जो वो चल रहा था, एक ने 2,000 बोले, दूसरे ने 2,500 बोले, एक ने 3,000, हम 3,000 देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा आएगा कहाँ से, तुम कहाँ से लाओगे पैसा देने के लिए? एज एन इंडिविजुअल ये हमें सोचना चाहिए कि हमारे ही टैक्स का पैसा हम ही इनको पागल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं है। तो ऑन दिस वेरी डिप्रेसिंग नोट कि हमने बातें तो बहुत करी लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन कोई नहीं है इस चीज़ के लिए। सॉल्यूशन है थोड़ा सा लोग अवेयर हो जाएं और थोड़ा सा सरकार स्पीड अप करे चीज़ों को, और मास्क पहने, वरना दिल्ली छोड़ के पहाड़ पे जाएं। मुझे लगता है कि जैसे कोरोना के टाइम पे 2 महीने दिल्ली बंद हुई थी, हर साल 2 महीने दिल्ली को बंद कर देना चाहिए। दिल्ली बंद हुई थी कोरोना के 2 साल में, दिल्ली में नहीं ग्लोबल देश में 3.5 लाख मौतें हुई थी। आपने जो पोल्यूशन से मौतों का आंकड़ा बताया वो उससे कहीं ज़्यादा है। आप सोचिए, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, ट्रेन्स रुक गई, लोग घरों में बंद हो गए, 3.5 लाख मौतों के लिए। वो नंबर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा था, लेकिन पोल्यूशन से तो हम डेली कितने मर रहे हैं हमें पता नहीं है, पर पोल्यूशन लॉकडाउन नहीं लगने वाला। क्योंकि हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि जो हम लोग हमेशा खांसते रहते हैं, इसका एक रीज़न ये है। हम लोग बचपन से हम लोग को ये बताया यार थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, इस वजह से वो मौसम बदल रहा है, लेकिन हर वक्त खराश क्यों रह रही है? बिल्कुल।
तो होपफुली हमारे देश का मौसम बदले हाँ और हम लोग भी खुली हवा में और अच्छी हवा में सांस लेने जाए। लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि भाई जो सांस है, जो प्योर हवा है, वो आपका बर्थ राइट है। वो एक ह्यूमन का सबसे बड़ा राइट है कि यार मुझे एटलीस्ट मुझे खाना ना मिले, मुझे पानी ना मिले, लेकिन एटलीस्ट सांस तो अच्छी मिले। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अभी तो लोग हम लोग भी जब स्टोरीज़ करते थे टीवी में, न्यूज़ में, तो हम हमेशा वो क्लीशे उठा के लगा देते थे, सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि थोड़ी परेशानी सरकार कम कर रही है, थोड़ी ज़िम्मेदारी हम भी उठाते हम भी उठाए। तो एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ वापस से जनता के ऊपर है। लाइक सरकार, हम भी जनता के ऊपर डाल रहे हैं। सवारी अपने कमान की पुलज़िम होती है। तो यह अगर अच्छी हवा में सांस लेना है तो प्लीज़ अपने आप को चेंज करना शुरू करो, अपने बच्चों को एजुकेट करना शुरू करो कि यार आप अगर आपको कहीं जाना है तो अपनी अपनी गाड़ी उठा के मत चले जाओ। कार पूलिंग करो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कार पूलिंग करो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई नो बहुत कोई ख़ास हमारा नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं खुद बाय कार आता हूँ क्योंकि मुझे जो लास्ट माइल का जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी नहीं। नहीं मिलती, राइट। तो हो सकता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, और नहीं तो फिर अक्टूबर से जनवरी गैस चैम्बर में रहते रहो, और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो ख़राब होती रहेंगी, किसान स्टबल जलाते रहेंगे। हाँ, इतना उदास नहीं छोड़ते लोगों को। नहीं, आग लगा लो भाई। ये उदास होना ज़रूरी है अनटिल अनलेस हमें खुद को फील नहीं होगा कि यार हम लोग ही इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं और हम लोग ही कारण भी हैं इस चीज़ का। बिल्कुल। और किसी शायर ने कहा है, ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। बिल्कुल। तो हम थोड़ी कोशिशें करें हम, बिल्कुल नतीजे तो आ जाएँगे। नतीजे आएंगे और ज़रूर आएंगे, और मुझे लगता है कि हमारी देश की जनता इतनी समझदार तो है कि करेगी कुछ काम। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो, और खांसते खांसते देखते रहो क्योंकि ये एपिसोड जब तक आएगा तब तक पॉल्यूशन जाने वाला नहीं है। खाँस ही रहे होंगे। खांस ही रहे होगे तो खांसते खांसते देखते रहना तरुण शर्मा शो। सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का बटन होता है, उसको दबाने के पैसे नहीं लगते, कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं मांगी जाती, तो वो सब्सक्राइब कर दिया करो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और ये दोनों में से अगर कुछ भी ना करो तो एटलीस्ट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जो बातें हुई है ना, ये सब आप लोगों के लिए है। ठीक है, जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे तब तक ये नॉलेज नहीं फैलेगी, ये एजुकेट जो हम लोगों ने करने का ट्राई किया है कि भाई कैसे करना है। तो शेयर ज़रूर करना, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और हेल्दी तो नहीं रह पाओगे लेकिन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी ट्राई करना। और देखते रहो तरुण शर्मा शो, एंड जय श्री राम।